नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राज्यों में चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो अमित शाह जी का बयान आया, एक लंबा चौड़ा बयान आया है। सवाल आए हैं दरअसल राहुल गांधी से, उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं जम्मू और कश्मीर चुनाव को लेकर। और इन सवालों के पीछे बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कश्मीर गए हुए थे, कश्मीर से जिस तरह की उनकी तस्वीरें आई, उस फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीरें आई, ड्राइंग रूम में वो लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर इस विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो इस पर चिंता होनी स्वाभाविक थी, इस पर दर्द होना स्वाभाविक था, खासतौर पे तब जब भारतीय जनता पार्टी को इस समय गठबंधन करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोई नहीं मिल रहा है। जो पार्टियां तोड़ फोड़ के उन्होंने बनवाई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, चाहे वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो, चाहे एक अपनी पार्टी हो जो वहां पर बनी हुई है, इन दोनों पार्टियों का कोई आधार नहीं है। ये बात तो लोकसभा चुनाव में ही क्लियर हो गई, जब कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ और जिन लोगों को कहा गया कि बीजेपी लड़वा रही है, वो लोग बुरी तरह से चुनाव हार गए। बीच में चर्चा यह भी चली कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है फिर से कांग्रेस में आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन मुझे तभी लगा था और अब भी लग रहा है कि अब कांग्रेस उनको वापस नहीं लेगी। तो गुलाम नबी आजाद साहब की पॉलिटिक्स तो वैसे भी खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद साहब वैसे वहां मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, लेकिन उनका ज्यादा जो नाता है वो जम्मू से है, कश्मीर से उनका नाता बहुत कम है। तो सब मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बदहवास लग रही है, थोड़ी परेशान लग रही है। अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर, यह उसके लिए सबसे आसान काम था, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ मुड़ जाती है। पहली उंगली तो यह कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे थे। हालांकि भक्त लोग ये दावा करते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार इसलिए चलाया ताकि 370 हटाया जा सके। भाई, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाते तो 370 हटा नहीं था। 370 हटाने के लिए आपको लगाना पड़ा था वहां पर राष्ट्रपति शासन, जिसको उस जमाने में वहां राज्यपाल शासन कहते थे। अब राष्ट्रपति शासन तो कभी भी लगाया जा सकता था। महबूबा मुफ्ती के साथ जो आपने किया उसको पीठ में छुरा भोंकना कहते हैं, उसको धोखा देना कहते हैं। सत्ता का फल चखने के लिए आप गए थे महबूबा मुफ्ती के साथ, वरना जम्मू कश्मीर की सरकार में आप कभी नहीं आ पाते। तो महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी सरकार रही है, आपकी दोस्ती रही है, फोटोज मिल जाएंगी दुनिया भर की आपके नेताओं की महबूबा मुफ्ती के साथ। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी और आपके नेता निर्मल सिंह जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री थे। अब इसके और थोड़ा पीछे चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया गया था। यह वही टाइम था जब नरेंद्र मोदी जी वहां पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, प्रभारी हुआ करते थे जम्मू और कश्मीर के, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी के प्रभारी रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता हुआ था, और ना केवल समझौता हुआ था बल्कि उमर अब्दुल्ला को वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री का दर्जा प्राप्त था, मंत्री बनाया गया था उनको। और वादा किया गया था, कहा जाता है यह कि वादा किया गया था फारूक अब्दुल्ला साहब को उपराष्ट्रपति बनाने का, लेकिन आखिरी टाइम पर आरएसएस ने यह होने नहीं दिया और उमर अब्दुल्ला साहब आपकी सरकार में उपराष्ट्रपति बनते 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 रह गए। तो जब आपके साथ सरकार बनाई थी तो वो पाकिस्तान परस्त नहीं थे। जब आपके साथ सरकार बनाई तो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान परस्त नहीं थी। अब आपके साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है तो सारे के सारे पाकिस्तान परस्त हो गए। आपने तो बाकायदा ईडी का एक केस किया था फारूक अब्दुल्ला के ऊपर, वहां जम्मू एंड कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको लेकर, जब वो उसके प्रेसिडेंट सदर हुआ करते थे, और फाइनली हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, कह दिया कि उसमें कोई दम ही नहीं है। तो इन सारी चीजों के बावजूद उमर और फारूक आपके साथ आने को तैयार नहीं है, महबूबा मुफ्ती आपके साथ आने को तैयार नहीं है। एक अखबार निकलता है दैनिक राष्ट्रदूत, अगर उसकी खबर को सही माने तो आप तो जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, क्योंकि कोई और गठबंधन करने के लिए मिल नहीं रहा है। लेकिन आरएसएस ने कहा कि नहीं भाई, जमाते इस्लामी के साथ आप गठबंधन नहीं कर सकते हैं। जमाते इस्लामी क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एक इतिहास से किस्सा सुनाऊं कि इंदिरा गांधी से वहां के मुख्यमंत्री ने कहा
कि जमाते इस्लामी को बैन कर दीजिए। तो इंदिरा जी ने कहा कि अगर जमाते इस्लामी को कश्मीर में बैन किया जाएगा तो फिर पूरे मुल्क में आरएसएस को भी बैन करने की डिमांड उठेगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और फिलहाल मैं बैनिंग वाले काम में नहीं जाना चाहती, मैं किसी भी संगठन को बैन नहीं करना चाहती। तो जमाते इस्लामी का वहां पर क्या रोल है, इस एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा। उसके साथ जा रहे थे गठबंधन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दैनिक राष्ट्रदूत की खबर है। अब वहां प्रभारी बनाया गया है राम माधव जी को, और राम माधव जी को प्रभारी बनाने के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो महबूबा मुफ्ती के साथ फिर से गठबंधन की बात चला सकें। पहले भी उन्होंने गठबंधन करवाया है, इस वजह से राम माधव को वहां का प्रभारी बनाया गया है। अब आगे क्या होगा, महबूबा कितने वोट पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अपनी सीट से भी वो बुरी तरह से चुनाव हार गई थी पिछली बार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस सीट से उनको चुनाव हराया था, अनंतनाग की सीट से चुनाव हराया था, जो उनकी पारिवारिक सीट है, जो पारिवारिक तरीके से उनके पास रही है हमेशा से। उनके पिता मुफ्ती साहब जब थे वो भी जीतते थे, वो भी जीती हैं। उनके भाई वहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में महबूबा को वहां से हार का सामना करना पड़ा, और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। वैसे तो उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला बारामूला जहां से चुनाव लड़ने गए थे वो उनका ट्रेडिशनल चुनाव क्षेत्र नहीं है। श्रीनगर की सीट और जो बाकी सारी सीटें हैं, आप जानते हैं वहां पर डिलिमिटेशन हुआ है, तो सबके नक्शे बदल गए हैं। श्रीनगर से उन्होंने एक दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया था, खुद वो बारामूला से लड़ने गए थे। बारामूला में इंजीनियर राशिद थे, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनके लिए सहानुभूति की लहर थी, तो इंजीनियर राशिद चुनाव जीते और उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे। लेकिन ये हार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी महबूबा की हार थी, क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशनल सीट से हारी थी। तो उनके पास कितनी सीटें होंगी, उनसे गठबंधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चिंता निश्चित रूप से अमित शाह जी को होगी, जो चाहते हैं कि देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनको चाहिए ही, उनको चाहना ही चाहिए कि हर जगह उनकी सरकार बने। लेकिन जम्मू और कश्मीर में वो जानते हैं कि जो पासा उन्होंने फेंका है वो बहुत कमजोर है। 10 साल बाद वहां चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव में फिलहाल कश्मीर रीजन में, कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ उनके सवाल ले लेते हैं। एक सवाल उनका है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। मैं पलट के अमित शाह जी से पूछ लेता हूं कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या गठबंधन की सरकारें हैं, वहां जो अलग झंडे हैं, क्या वो उनका समर्थन करते हैं। जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर समझौते किए हैं, नागालैंड में समझौते किए हैं, बाकी सारी जगहों पर समझौते किए हैं और स्वायत्तता दी है, पासपोर्ट तक की बात हुई है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर में 1947 से ही उनका अलग झंडा था, लेकिन साफ नियम था कि जब तिरंगा और उनका झंडा एक साथ लगेगा तो तिरंगा ऊपर लहराएगा और जम्मू कश्मीर का झंडा नीचे लहराएगा। ये किसी भी राज्य के लिए सही है, किसी भी झंडे के लिए सही है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी जब लहराए तो उसको तिरंगे से नीचा होना चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इसका उल्टा भी हुआ है, तो इस सवाल का कहीं कोई मतलब समझ में नहीं आता। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली को लेकर सवाल किया। पहली बात तो यह कि बहाली केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। राज्य का चुनाव है तो इसमें बहाली केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार चुनाव नहीं करेगी। दूसरी बात यह कि वाजपेयी जी जिस समय एनडीए के नेता थे उस समय तो उन्होंने कहा था 370 को कोई नहीं हटा सकता। यहां तक कि 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो भी आपका जो कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर था, श्रीनगर से, उसके पर्चे में, उसके प्रचार में साफ कहा जा रहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है। तो आप तो आखिरी समय तक अपनी बातें बदलते रहे। आपके वाजपेयी जी कुछ और कहते थे, आप कुछ और कहते हो। अभी 370-35 से हट चुका है। आगे आप आतंकवाद पे सवाल करते हो, रोज आतंकवाद की घटनाएं वहां से आ रही हैं। अगर पिछले 1-2 महीनों को देख लें तो 1-2 महीनों में ही 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं। कश्मीरी पंडितों को उसके पहले
टारगेट करके मारा गया, तो 370 हटा के आपको जम्मू और कश्मीर में क्या मिल गया? ये एक सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। पहले भी वहां पे AFSPA लगा हुआ था, आर्मी जो थी वहां पे वो रक्षा करती थी, आज भी वहां AFSPA लगा हुआ है, तो 370 हटाने से बदल क्या गया, सिवाय इसके कि पिछले 5 साल से आप इनडायरेक्टली वहां पर शासन चला रहे हो। और अगर आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र आया है, तो उस घोषणा पत्र में एक बात तो यह भी की गई है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों की वापसी का रास्ता खोला जाएगा। तो क्या यह आपकी नजर में यह भी गलत है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस लाएगी, तो आपकी नजर में यह भी गलत है? असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो एजेंडा है, अपना जो घोषणा पत्र है, उसको नाम दिया है नया कश्मीर। नया कश्मीर वो आंदोलन है जो शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था और नए कश्मीर पर ही आधारित था वहां का संविधान, जिसमें कश्मीर को पूरी तरह से एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की बात थी। अब आप उस नया कश्मीर डॉक्यूमेंट को और इस घोषणा पत्र को उल्टा पढ़ें, बाएं से दाएं की जगह दाएं से बायां पढ़ें, तो यह आपकी समस्या हो जाएगी। आपने कई सवाल और पूछे हैं। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है? मेरा सीधा सवाल है कि कल की बात है, झारखंड के अंदर पत्थर चले, पुलिस ऑफिसर ने सामने आकर क्या कहा वो सुन लीजिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, यह गैरकानूनी काम है और यह पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। यह बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मैं अमित शाह साहब से सवाल पूछता हूं कि झारखंड के अंदर स्टेडियम में जो पुलिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाए हैं, क्या आप चाहते हैं या क्या आप ऐसा करेंगे कि उनको और उनके रिश्तेदारों को कभी नौकरी ना मिले? इसके अलावा भी 100 घटनाएं मिल जाएंगी जब देश के अलग अलग भागों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर चलाए हैं, जो पुलिस वालों को लगे हैं, बाकी जगहों पर लगे हैं। तो अगर आप नियम बनाना चाहते हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर देश का अविभाज्य हिस्सा है, तो जो नियम जम्मू कश्मीर के लिए है वही नियम पूरे देश में लगा दीजिए कि जहां कोई पत्थर चलाए पुलिस के ऊपर, उसको और उसके रिश्तेदारों को भविष्य में कोई नौकरी ना दी जाए। पत्थर चलाया किसी ने और उसके सारे रिश्तेदारों को आप नौकरी से बाहर कर देंगे। मतलब कोई भी आदमी जो इस चैनल को सुन रहा है या मैं जो बोल रहा हूं, कितने रिश्तेदार हैं ये तो पता भी नहीं होता है मुझे। अब क्या हर रिश्तेदार के काम करने की, हर रिश्तेदार के अपराध की मेरे ऊपर सजा होगी? मेरा कोई चाचा का, ताया का लड़का, कोई मामा के मामा के मामा का लड़का जो है वो जाके चोरी कर दे, तो क्या मेरे पास पुलिस आएगी? इस देश का कानून क्या कहता है कि जो अपराध करता है उसके ऊपर सजा होती है। अगर पति ने अपराध किया है तो पत्नी को जेल में नहीं डाला जाता है, पत्नी ने अपराध किया है तो पति को जेल में नहीं डाला जाता है, जबकि यह तो दुनिया का सबसे क्लोज रिश्ता है। तो पत्थर चलाने वालों को आप नौकरी से चलिए बेदखल करिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना है करिए, उनके रिश्तेदारों को भी आप नौकरी से बाहर करेंगे। यह राजनीति भी नहीं है, यह तो तानाशाही से भी कोई आगे बढ़ के चीज है। तो इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ढूंढना चाहिए अमित शाह जी, कि इस सवाल का जवाब आप क्या बाकी राज्यों में भी किसी भी तरह का अपराध करने वालों या पत्थर चलाने वाले लोगों के सारे रिश्तेदारों को हमेशा के लिए नौकरी से बाहर करके देंगे? अब एक बड़ा मजेदार सवाल है, 7वां सवाल है कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य हिल को तख्त सुलेमान और हरी हिल को कोहे मारान के नाम से जाना जाए? पहली बात तो यह कि शंकराचार्य हिल क्यों कह रहे हैं सर? उसको तो वहां पर भी शंकराचार्य पर्वत कहा जाता है। आप कश्मीर गए हैं, हालांकि आप मंत्री नेता होके गए हैं तो अधिकारी आपको घुमाते होंगे। मैं तो बरसों कश्मीर में घूमा हूं, कई साल ऐसे मेरे गुजरे हैं कि साल में 3-3, 4-4 बार मैं कश्मीर में गया हूं। और शंकराचार्य पर्वत से पूरा कश्मीर रात में इतना खूबसूरत दिखता है कि वो लोभ संवरण करना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है। इसलिए तमाम सीढ़ियां चढ़ के मैं शंकराचार्य पर्वत पे चढ़ा हूं। मुझे तो कश्मीर में एक आदमी नहीं मिला जो शंकराचार्य पर्वत को कुछ और कहता हो,
आप पता नहीं कौन सा नाम बता रहे हैं, सुलेमान, तख्ते सुलेमान कहता हो। वहां पर तो शिव का मंदिर है बड़ा खूबसूरत सा, सैकड़ों लोग रोज दर्शन करने आते हैं। उसको तो शंकराचार्य पर्वत कहा जाता है। आप अंग्रेजी का हिल कहां से ले आए? ऐसे ही हरि पर्वत, आप कश्मीर में कहीं भी जाएं, पूरी कश्मीर घाटी में हरि पर्वत कहें तो हरि पर्वत के बारे में आपको सारे लोग बता देंगे। उसको हरि हिल आप क्यों कह रहे हैं? तख्ते सुलेमान की बात तो बाद में की जाएगी। यह सच्चाई है कि इतिहास में बहुत सारे नाम रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद से तो उसको हमेशा हरि पर्वत ही कहा गया है। जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, कोई डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, सब में उसको हरि पर्वत कहा जाता है, और शंकराचार्य वाला जो पर्वत है उसको शंकराचार्य पर्वत कहा जाता है। छोटा सा हिल है, आप जाएंगे 400-500 सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। शंकराचार्य पर्वत से ही आपको हरि पर्वत की बड़ी खूबसूरत छवि दिख जाएगी। वहां जाना कम अलाउ है, कम लोग जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये फालतू का सवाल जो आप लेके आए हैं, जरा मुझे बताइए कि कहां लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कि शंकराचार्य पर्वत को कुछ और कहा जाएगा, हरि पर्वत को कुछ और कहा जाएगा। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान घुसाने की क्या जरूरत है अमित शाह जी? ऐसे ही एक सवाल पूछा गया है कि एलओसी व्यापार और पाकिस्तान से बातचीत, भाई पाकिस्तान से बातचीत की सबसे ज्यादा वकालत तो आपके अपने नेता करते रहे हैं। मोदी जी पहुंच गए थे सीधे नवाज शरीफ के पास, और अडवाणी जी ने तो बाकायदा जनरल मुशर्रफ को इंडिया बुलवाया था, पाकिस्तान से ट्रेन चलवाई थी। तो पाकिस्तान से बातचीत के तो आप लोग बड़े समर्थक रहे हैं। और पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो क्या राज्य सरकार करेगी? कोई राज्य सरकार क्या किसी दूसरे देश की सरकार से सीधी बातचीत कर सकती है? पाकिस्तान से बातचीत होगी नहीं होगी, यह फैसला तो आपको करना है। आप अपने सवाल में पूछ रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से बातचीत जो करना चाहता है उसमें कांग्रेस समर्थन करती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है? क्या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला बिना भारत सरकार के समर्थन के पाकिस्तान में पैर भी रख सकते हैं? या पाकिस्तान का कोई राजनयिक क्या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना भारत में पैर रख सकता है? तो बातचीत होगी नहीं होगी, यह सारा फैसला आप करेंगे। ऐसे ही क्रॉस एलओसी ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, क्रॉस एलओसी ट्रेड भी होगा नहीं होगा यह आप तय करेंगे, यह केंद्र सरकार तय करेगी। सुरक्षा से जुड़ा, विदेश मामलों से जुड़ा हर मामला जो होता है वो होता है केंद्र सरकार का। दरअसल जो मामला है जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते वो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग का। पहले भी आपने कई बार बात की है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, लेकिन इस वादे से आप हमेशा पीछे हट गए हैं। और 70 साल में पहली बार आपने ऐसा किया कि एक पूरे स्टेट को आपने बदल दिया, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख को अलग कर दिया। आज लद्दाख वाले भी नाराज हैं आपको, जहां से आपका एमपी चुनाव हार चुका है। और यहां तो नाराज हैं ही कश्मीर में, जहां आपको कोई वोट देने वाला नहीं है, आपको कोई सीट नहीं मिलने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल वही है जो आप लोगों का सबसे प्रिय दोस्त है, वो है अदानी। वहां के सेबों को पूरी तरह से अदानी के हाथ में देने का जो आपका खेल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो खेल तोड़ा जाएगा ताकि सेब का सही दाम जो वहां के उगाने वाले हैं, सेब उगाने वाले हैं, उनको मिल सके। और आपकी चिंता भी यही है कि अभी तक तो सब कुछ आपके हाथ में था, आप आराम से अदानी का फायदा कराए जा रहे थे, एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी तो आप करा नहीं पाए। अब आपकी चिंता यह है कि अगर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आ गई तो इतनी आसानी से आप खेल नहीं खेल पाएंगे। और इसी को छुपाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम और तमाम सारी बातें करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जम्मू में कम से कम आपको वोट मिले, जम्मू में कम से कम आपको सीटें मिल जाएं। हालांकि जम्मू वाले भी कम नाराज आपसे नहीं हैं, पिछले लोकसभा में आपने दोनों सीटें जीतनी हैं, लेकिन सारी सीटें विधानसभा में जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो हार आपको सामने दिखाई दे रही है, उससे यह आपके सवाल पैदा हुए हैं जिनका जवाब देने की जगह उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ मजाक करना सही समझा कि लगता है हमारा साथ आपको बहुत पसंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर आप समझ पाएंगे तो बेहतर है, नहीं भी समझेंगे तो क्या हो जाएगा, आप अपना खेल करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि वो देश का इकलौता मुस्लिम बहुल इलाका है, जम्मू कश्मीर के मामले में हमेशा सांप्रदायिक नजरिए से देखना आपको सही लगता है? अगर लगता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता है तो जरा सोचिएगा कि यह सारा कुछ क्यों किया जाता है, और जो लगे वो सारा कुछ कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।